हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जी7 मेंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट हाउ मेनी मेंबर्स इन जी7। सो देयर इज 7 मेंबर्स इन जी7, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द जी7 ग्रुप 7। So there is United States of America USA, United Kingdom UK, France, Germany, Italy, Canada and Japan. These are 7 countries which is part of G7. Okay, let's talk about introduction of G7. So there is the G7 is the group of 7 major advanced economies: the United States, United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy, and Japan. It was founded in the 1970s to coordinate on global economic issues. Over time, its agenda expanded to cover issues like security, climate change, and global trade. Let's talk about the key points or main part of this group. So the G7 member have large economies, significant global influence. Their decision often affect worldwide markets and policies. Sometimes उनके ऐसे डिसीजन होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो मार्केट्स हैं उनकी पॉलिसीज को इफेक्ट कर देते हैं. In recent years, G7 has met yearly to discuss challenges. For example, the ongoing war between Russia and Ukraine, tensions in the Middle East, and disruption in the supply chains. At the 2025 summit, June, which is in Canada, key topics included global economic outlook, energy security, resilience of societies, and the future of critical minerals. Critical minerals is it just a counterpart of China? We have seen that China is, China's dominance on the critical minerals is a lot. Like we have seen, बहुत ज़्यादा dominance कर रहा है चाइना critical minerals की जो है you know उसके ट्रेड में. सो उसको काउंटर पार्ट करने के लिए G7 मेंबर्स जो है इस पर भी बात कर रहे हैं. दे आर सम इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स. अब देखो कोई भी ग्रुप होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही. जैसे G7 कुड नॉट एग्री ऑन अ फुल कम्युनिकेट ऑन द यूक्रेन वॉर दिस ईयर. उन्होंने इस साल जो है यूक्रेन वॉर पर ज़्यादा बातचीत नहीं की है ना, ज़्यादा उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया. G7 ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट चाइनाज इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस सच एज सप्लाई चेन डोमिनेंस ऑन नॉन मार्केट पॉलिसीज. तो ये वही चीज़ है, चाइना को काउंटर पार्ट करने के लिए G7 बहुत ज़्यादा वो है जो बातचीत किया करता है. लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ G7. व्हाट इज द पर्पज ऑफ G7? सो बेसिकली G7 का पर्पज जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ अमंग द एडवांस डेमोक्रेसीज. देयर आर 7 मेंबर्स व्हिच आर एडवांस व्हिच हैव एडवांस डेमोक्रेसी. तो उनके लिए जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है. Also to coordinate on global security, democracy, trade standards, global challenge like climate change, pandemics है ना, technological shifts, it can be AI है ना, लाइक AI बहुत ज़्यादा अभी जो है न्यूज़ में है और आ रहा है. तो उस सब पे जो है कंट्रोल करने के लिए, उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए G7 जो है ऑब्जेक्ट पर्पज रखता है. टू एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म वेयर इट्स मेंबर कैन एलाई ऑन मेजर पॉलिसीज रिस्पॉन्स रैपिडली व्हेन ग्लोबल क्राइसिस इमर्ज. तो ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जहाँ पर मेंबर कंट्रीज जो है इनकी पॉलिसीज को एलाइज करेंगी और अभी आगे कहीं भी कभी भी क्रॉस क्राइसिस आती है तो उससे बचकर निकल पाएंगी. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बहुत ज़्यादा जरूरी था, जब आप एसएसबी में किसी भी जो है मेंबर कंट्रीज, किसी भी स्क्वाड को, किसी भी कोई भी लाइक ऐसा कोई फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें अगर आप इंडिया का रोल बताते हैं सो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. सो देयर इज इंडिया का क्या रोल है, आइए बात करते हैं इस पे. तो इंडिया एक फॉर्मल मेंबर इसका नहीं है. इंडिया इज जस्ट नॉन का परमानेंट मेंबर जिसको इनवाइट किया जाता है. जैसे अभी कनाडा में भी पीएम नरेंद्र मोदी गए थे, वहाँ मेलोनी जी से मिले थे. सो G7 में इंडिया को जो है इनवाइट किया जाता है. इंडिया इज नॉट अ फॉर्मल मेंबर ऑफ द G7 बट इट इज इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल द G7 इन 2025 इन्वाइटेड इंडिया among other non-members to the summit. Okay, from India's perspective, India के से perspective से India's large growing economy, its strategic location in the Indo-Pacific, its digital capabilities and transition to clean energy make it a relevant partner for G7 countries. Also अगर मैं बात करूँ इंडिया के जो है G7 का जो हमारा पर्सपेक्टिव था इंडिया का, अभी मैं बात करूँ G7 का पर्सपेक्टिव क्या है इंडिया को लेके. सो इंक्लूडिंग और कोऑपरेटिंग विद इंडिया एड्स लेजिटिमेसी बिकॉज द G7 अलोन नो लॉन्गर कवर्स द मेजोरिटी ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इमर्जिंग इकोनॉमी है ना. तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन G7 की मेंबर्स में नहीं है, तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन लेके आएगा, साथ में इमर्जिंग इकोनॉमिक भी है इंडिया. सो इससे जो है हमारे G7 को फ़ायदा होगा. एक चीज़ मैंने जो बताया हिडन चीज़ है, वो है चाइना को काउंटर पार्ट करना है. जैसे आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो है काउंटर काउंटर होते रहते हैं. तो
उस चीज़ को लेके जो है जो G7 है वो एक सोच रख रहा है कि आगे चल के जो है हमारा चाइना के लिए काउंटर पार्ट हमारा जो है इंडिया बन सकता है, ठीक है? ओके, एडिशनली इश्यूज़ लाइक सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, एरियाज़ वेयर इंडिया हैज़ इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी, लिंक इंडिया विद G7 प्रायोरिटीज़, एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान्स, वही चीज़ जो चाइना को काउंटर पार्ट करे। Okay, let's about the current updates of the 2025. At the 2025 G7 summit, the leaders issued a joint statement supporting Israel's right to self-defense and declaring Iran the principal source of regional instability and terror. So, this is the current updates about the G7. G7's finance minister in May 25 agreed to monitor non-market policies and practices, often a reference to China counterpart, and addressed global economics imbalance through the communique was softer than previous years regarding war in Ukraine. Also, G7's 2025 agenda placed critical mineral supply chains, energy security, digital AI economy high on its priority list. For example, a critical mineral action plan was launched to diversify these supply chains. So just learn about this plan. There is growing criticism that G7 is losing its steer. Some analysts say that the G7 is no longer what it once claimed to be. The needs to rethink to purpose and possibly expand. So these are the current updates about G7. Okay. In conclusion, what I would like to say that the G7 remains a significant forum of advanced democracies to shape global policy, but it faces two big challenges. Number one is staying relevant in a world where emerging economies like India, China, Brazil are increasing in power. है ना, जो है इनके होते हुए भी इंडिया, चाइना और ब्राज़ील की पावर जो है बढ़ रही है. मेंटेनिंग इंटरनल कोहेशन among its member given divergent national interest for India expanding its engagement with the G7 could bring strategic benefits. Overall, G7 must evolve, perhaps become more inclusive or flexible if it wants to remain meaningful. That's it. Uh, that's it for G7. We'll talk in next video. कोई और जो है ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे उसके बारे में बात करेंगे. Just comment down जो भी आपको अच्छा लगा हो, and thank you so much for watching.